तो उसका जो क्षेत्र का जो क्या कहते हैं और कार्य होगा, उद्देश्य के हिसाब से उसके क्षेत्र के हिसाब से उसका उद्देश्य के हिसाब से उसका कार्य होगा। अगर उद्देश्य छोटा होगा तो कार्य भी छोटा होगा, और अगर उद्देश्य बड़ा होगा तो कार्य भी बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग जो निरूपण करते हैं, ये जो निरूपित की इसकी यह प्रॉब्लम है, यह निरूपण ही हमारे निर्धारक तत्व। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण की बात करते हैं हम लोग, वर्तमान स्थिति में क्या विश्लेषण करना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वर्तमान स्थिति में किस तरह से हम यह निरूपित करेंगे या विश्लेषण करेंगे कि हमारी पॉलिसी कैसी है, क्या है, etc। इसके लिए मान लीजिए कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, मानने की कोई बात ही नहीं है, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने बताया कि इसकी तैयारी में जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है वो क्या है कि आपने एक बुक देखा कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं वह उसका स्रोत बुक या इसकी तैयारी के लिए क्या रिसोर्स है, क्या अप्रोच है, इसको देखा, वह वैल्यूएबल है या नहीं यह देखा। उसके बाद आपने एक पॉलिसी बनाई कि जो पॉलिसी से हमको पढ़ना है और रिजल्ट लाना है, फिर उसका इफेक्ट देखा और फिर यह उपयोग में लाकर देखा, और इस तरह से आपने टोटल प्रॉब्लम्स को वॉच किया और कंप्लीटली यह पता कर लिया कि हमारे पास जो समस्या है वो इस पॉलिसी से सॉल्व हो सकता है। अगर हम इस पॉलिसी से पढ़े तो यह समस्या सॉल्व होगी और हमें यूजीसी नेट में रिजल्ट प्राप्त होगा। यह आपने एक तैयार किया। तो आप इस वे को आप दूसरे टर्म में देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो इसके तीन चीज दिखेंगे आपको, तीन चीज यह दिखेंगे कि हमारे पास पॉलिसी क्या है। सबसे पहले आप इसको समझिए कि पॉलिसी का आधार क्या है। तो पॉलिसी का आप सपोज दैट एक यूजीसी नेट के लिए पॉलिसी का बेस क्या है। मान लीजिए कि आप एक यूजीसी नेट की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो पॉलिसी का बेस क्या हुआ, एजुकेशनल बेस हुआ। एजुकेशनल बेस हुआ आपका इसका। तो आप इसके बारे में सोचिए, आप अगर किसी अपने जीवन में मान लीजिए कुछ भी पसंद करते हैं, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, तो क्या देख के आपने पसंद किया, उसकी योग्यता देखकर पसंद किया, उसका चेहरा देखकर पसंद किया, या उसके व्यवहार देख के पसंद किया, या उसका कॉन्टेक्स्ट क्या देखा। तो जिस तरह से आप उधर सोचते हैं उस तरह से आप इधर भी सोचिए कि आपने यूजीसी को सिलेक्ट किया, तो यूजीसी के संदर्भ में आपने क्या देखकर उसे पसंद किया। तो जो देख के आपने पसंद किया है वो तीन रूप में आपको देखने को मिल सकता है। एज ए एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, मतलब किस संदर्भ में आप इसको पसंद किए हैं, किस संदर्भ में आप इसको पसंद किए हैं। दूसरा बिंदु है कि किस टॉपिक पे, किस विषय पे आप इसको पसंद किए हैं। और तीसरा बिंदु है कि क्या परिणाम क्या निकला, मतलब परिणाम क्या होगा, क्या परिणाम होगा। तो ये जो संदर्भ है हमारा, यही हमारा हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। और ये किस टॉपिक, ऑन द टॉपिक, ऑन विच टॉपिक, इसको ऑन विच टॉपिक बोल सकते हैं या हम टेक्स्ट बोल सकते हैं इसको, और इसको हम लोग रिजल्ट बोलेंगे। तो आपको ये तीन चीज देखना है कि आपने यूजीसी नेट सेलेक्ट किया, सबसे पहले ये क्या था, एक एजुकेशनल पॉलिसी था। व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ, व्हाट इज द बेस ऑफ पॉलिसी। तो यूजीसी नेट को एक हम एजुकेशनल पॉलिसी मान सकते हैं, तो हमारा बेस हो गया ये। अब इसका ये किस संदर्भ में है और किस विषय पे है और क्या परिणाम है। आप जो यूजीसी नेट को करना चाह रहे हैं तो क्या सोच के करना चाह रहे हैं। आप अगर किसी को पसंद किए तो क्या सोच के, ठीक उसी तरह आपने यूजीसी नेट की तैयारी के लिए तैयार हुआ है तो क्या सोच के, आपको एक प्रोफेसर बनना है। तो आपको प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा, जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा। तो आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका कॉन्टेक्स्ट है कि इस संदर्भ में हमें प्रोफेसर बनना है, सो आई वांट टू प्रिपरेशन फॉर द यूजीसी नेट या जेआरएफ। तो इस तरह से आपने इसको किया।
दूसरा टॉपिक है कि ऑन द टॉपिक, ऑन विच टॉपिक, किस टॉपिक पे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है। तो वो हो गया आपका किस विषय पे आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं। और थर्ड पॉइंट हो गया कि आपका रिजल्ट क्या होगा, कि आप इसमें किस तरह से प्राप्त किए या रिजल्ट को अचीव किए या नहीं किए। तो हमारे पास जो विकल्प होता है, विकल्प को सृजन करने की क्षमता जो होती है वो हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होती है। अर्थात हमारी समस्या के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनती है और पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो यूं कहें कि वर्तमान स्थिति में जब हम किसी भी चीज का विश्लेषण करते हैं तो ठीक इसी तरह से करते हैं, ठीक इसी तरह से जिस तरह से आपने यूजीसी नेट की तैयारी की बात की है, ठीक उसी तरह से हमने किसी भी समस्या की बात, कोई पॉलिसी यहाँ रख लेंगे, उस पॉलिसी का मेन कॉन्टेक्स्ट देख लेंगे कि किस संदर्भ में है, किस टॉपिक पे है और क्या रिजल्ट दे रहा है। ये तीनों चीज जब आप देख लीजिएगा तभी आपको किसी भी पॉलिसी को आप विश्लेषित करिए। एनालिसिस या प्रेजेंट क्या लिखा हुआ है, इसका सिलेबस में का नाम क्या है, सिलेबस में है कि वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। इसको हम लोग बोलेंगे वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। तो यह प्रेजेंट कंडीशन का जो एनालिसिस है, प्रेजेंट सिचुएशन का जो एनालिसिस है, यह एनालिसिस इसी बेस पे होगा। इसी बेस को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यह एनालिसिस आप कर सकते हैं। और एनालिसिस का जो यह सिस्टम है यह टेलर जी ने दिया था, ये 1997 में टेलर जी ने यह प्रोसेस बताया था। किसी भी पॉलिसी का इस तरह से हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, वर्तमान स्थिति का, इसका पॉलिसी का विश्लेषण इस सिद्धांत से कर सकते हैं। तो ये आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको भी हमने बता दिया। उसके बाद इसका फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी, इसको भी हमने बता ही दिया कि फॉर्मुलेशन के लिए आपको क्षेत्र सेलेक्ट करना है और दिशा सेलेक्ट करना है, किस वे में काम कर रहे हैं और कौन सा क्षेत्र है, एजुकेशनल है, पॉलिटिकल है या इकोनॉमिकल है, ईटीसी। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या प्रोसेस है। तो उद्देश्य और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हम फॉर्मुलेशन करते हैं। फॉर्मुलेशन से भी प्रश्न आ सकता है कि फॉर्मुलेशन का पद्धति क्या है, फॉर्मुलेशन में निर्माण के लिए क्या सोचा जाता है, लागू के लिए क्या किया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, टोटल चार्ट से भी प्रश्न आ सकता है, इसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने के लिए प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से देखें तो नीति को हम संपूर्ण रूप से इसी तरह से रीड करते हैं। हमने समस्या पहचान के लिए बता दिया आपको, समस्या का पहचान, क्षेत्र का पहचान भी बता दिया, फॉर्मुलेशन भी बता दिया, वैधता भी बता दिया, नीति लागू करना के बारे में आप भी बता दिया कि नीति लागू कर देते हैं। उसके अलावा इवोल्यूशन, जो हमारा इवोल्यूशन है, ये लास्ट पॉइंट, इसको हम समझाना चाहते हैं कि इवोल्यूशन क्या है। इसको आप देखिए, मूल्यांकन के लिए हमारे पास जो पद्धति होती है या जो पॉलिसी होती है उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। यह मूल्यांकन भी कंटिन्यू एक वे में चलते रहती है, इस तरह से कंटिन्यू एक वे में चलते रहती है, जो ब्लॉक वाइज ही आपको दिखेगा। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको इवोल्यूशन को हम समझाना चाह रहे हैं। तो जब हम नीतियों का मूल्यांकन करते हैं तो क्या होता है कि नीति का मूल्यांकन और प्रभाव, ये सभी चीजें हमें दिखाई देती है कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। अगर इसी इफेक्ट को देखना है, आप अगर किसी नीति के उद्देश्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसका व्यू ले रहे हैं, आप उसका निरीक्षण कर रहे हैं, आप उसका आकलन कर रहे हैं। और अगर संपूर्ण रूप से उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप देख रहे हैं कि हमने जो पॉलिसी लगाया वह मेरे टोटल उद्देश्य को अचीव किया या नहीं किया, यही आपका इवोल्यूशन है। तो नीति का प्रभाव का अवकलन, ये आकलन, या हमारे सिलेबस में ये वर्ड, और नीति का मूल्यांकन, ये दोनों एक ही बात है। अर्थात हम लोग जब वन वे में अगर किसी इवोल्यूशन को देखेंगे, वन वे में किसी एक दृष्टिकोण से, तो वो आकलन हो जाएगा। और टोटली सारे दृष्टिकोण से अगर हम उसका इवोल्यूशन करते हैं तो वही हमारा मूल्यांकन हो जाएगा। ये दोनों यही वे है। अब इसके लिए एक अनुवर्ती चक्र है, आप देखते होंगे कि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है अनुवर्ती नीति चक्र। यह अनुवर्ती नीति चक्र क्या है? तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने बोला कि इसके विभिन्न क्षेत्र हैं, इसके विभिन्न क्षेत्र हैं, और यह विभिन्न क्षेत्र से
फिर हम लोग सोशल सामाजिक की ओर निकलते हैं, सामाजिक की ओर या राजनीतिक की ओर या और आर्थिक की ओर इधर हम निकलते हैं। और इसके बाद हम फिर इसको सामाजिक के बाद नहीं, यहाँ सामाजिक ही लेंगे, उसके बाद हम एक दूसरा पॉइंट लेंगे, इसको राजनीति लेंगे। और उसके बाद का हम पॉइंट लेंगे यहाँ पे संस्थागत संरचना, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था की बात करते हैं तो इस तरह से यह रोटेट होते रहता है, इस तरह से यह रोटेट होता है। जो हमारा जो इवोल्यूशन है विभिन्न क्षेत्रों के लेके होगा, फिर एक सोशल दृष्टिकोण को लेके भी होगा, फिर पॉलिटिकल के लेके भी होगा, और फिर संस्था को लेके होगा। तो इस तरह से ये जो रोटेट होते रहता है, यही है नीतियों का मूल्यांकन पॉलिसी, या यही है हमारा नीति चक्र। अगर नीति चक्र जो है इस तरह से चलता रहा तो हम इवोल्यूशन अच्छे तरीके से करते रहेंगे। और अगर नहीं चला सके, हम इस तरह से नहीं सोच सके, इवोल्यूशन नहीं कर सके, तो हमें समस्या की पहचान नहीं होगी, या समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ इसकी समझ भी हमें विकसित नहीं होगी। तो टोटली हम देखें तो यह हमारा जो पार्ट बी है, यूनिट 2 का पार्ट बी, वो नीतियों का शिक्षा के बीच के संबंध को समझा दिया, शिक्षा नीति के राष्ट्रीय विकास को समझा दिया, विकास की कड़ी कैसे है निरूपण भी कर दिया, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण भी बताया, और नीति का मूल्यांकन भी बताया, और इस तरह से कार्यान्वयन योजना को भी स्पष्ट किया। तो टोटली देखें तो हम इस पार्ट में अब बी को समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम सी को समाप्त करेंगे। आप इसी तरह से बने रहिए। आप लोगों को हमारे चैनल को देखने, सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी रेगुलर रूप से इसमें बने रहिएगा। हम आप लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि विद इन 1 मंथ हम टोटल सिलेबस के टोटल पार्ट को हम आप लोगों के सामने रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ही सभी पार्ट समाप्त किया जाए, ताकि आप लोग इसको फिर से कर सकें। वैसे हम जिस वे में ले जा रहे हैं, जिस स्पीड से ले जा रहे हैं, आप उस स्पीड से जरूर चलिए, उससे ज़्यादा स्पीड से चलिए, क्योंकि आपको फिर सेट भी बनाना है रोज, और रोज इस तरह से और भी आप खुद सेल्फ स्टडी भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।